तो कैसे हैं आप सभी को हम लोग सेकेंड वन शॉट वीडियो में स्वागत करते हैं सभी बच्चे का। जो पहला वन शॉट वीडियो आया था हमारा बायोलॉजी का, वो था हमारा सेल के बारे में, सेल यानी कि स्ट्रक्चर एंड यूनिट चैप्टर से। दूसरा जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल बायोलॉजी अच्छा खासा वेट रखता है, लगभग 8% वेटेज रखता है हमारा बीसीसी एग्जाम को लेके, इसलिए सेल बायोलॉजी जो है सबसे पहले हम लेके आए। सेल बायोलॉजी में दोनों आता है ना, सेल डिवीजन भी और सेल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी। तो अभी जो हम लेके आए हैं वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। क्या पढ़ना है इसके अंदर? जब हम लोग सेल देखे थे तो सेल के अंदर पढ़ना था ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे बस हमको ये पढ़ना है कि सेल एक सेल से मल्टीपल सेल में कैसे कन्वर्ट होता है, सेल डिवाइड कैसे होता है, माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल प्रेजेंट होते हैं। और जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से, दैट इज जाइगोट से। तो ये जो जाइगोट है हमारा, जाइगोट रहा सिंगल सेल और हम लोग बन गए मल्टी सेलुलर। तो ये जो प्रोसेस आया कि सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर तक पहुंचा, ये कैसे पहुंचा? सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कैसे हुआ? तो सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर हुआ थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। और यही सेल डिवीजन हमको क्या करना है? पढ़ना है। यहाँ पे आए बात समझ में? यही सेल डिवीजन हमको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन क्या होता है देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्शन। आया बात समझ में? क्या बोले हम आपसे ये बोले कि सेल डिवीजन प्लस मल्टीप्लीकेशन दोनों को अगर कंस्टिट्यूट करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, हमको पढ़ना है सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में। बहुत बढ़िया। कुछ बेसिक्स बातें हैं अबाउट सेल डिवीजन, सबसे पहले हम उसको कवर करेंगे। वो सारे बेसिक्स बातें क्या हैं देखिए। पहला, लाइफ पीरियड ऑफ ए सेल ड्यूरिंग विच सेल सिंथेसाइज डीएनए ग्रो एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। यानी लाइफ के दौरान सेल अपने पूरे लाइफ पीरियड के दौरान क्या करता है? सेल सिंथेसाइज डीएनए का सिंथेसिस करता है, ग्रो करता है, डीएनए का सिंथेसिस करता है, ग्रो कर जाता है और डिवाइड कर जाता है इनटू 2 डॉटर सेल। दिस कंस्टिट्यूट सेल साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल कुछ और नहीं है, सेल अपना क्या करेगा? डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, साइज में ग्रो करेगा और इवेंचुअली डिवाइड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। तो सेल साइकिल क्या होता है देखते हैं। पहला चीज देखिए, इधर नहीं दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड। हाँ अब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड रुक जाइए। सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है? पहला सिंथेसिस ऑफ डीएनए। पहला क्या है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। दूसरा ग्रोथ और तीसरा क्या है? डिवीजन। ये तीनों एक दूसरे के बाद एक एक करके अगर होते रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं। ठीक, अब देखिए सेल ग्रोथ, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। सेल का ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का कंटेंट बढ़ जाना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, बट डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली एट स्पेसिफिक स्टेज। यानी सेल ग्रोथ का मतलब आप क्या समझते हैं? सेल के अंदर दो चीजें होती है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म का तो ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, बट न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो सिंगल टाइम होता है, किसी एक खास टाइम पे होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन होता है। बस बात समझ में आया? तो सेल ग्रोथ जो है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो होता है हमेशा होते रहता है, बट न्यूक्लियस का डिवीजन जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, मात्र एक बार होता है पूरे लाइफ साइकिल ऑफ सेल साइकिल के दौरान। चलिए
यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग अलग होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो देखिए, ड्यूरेशन ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का जो टाइमिंग है वो 24 आवर है। आज जब हम सेल पढ़ रहे थे उसी समय हम आपको बताए थे कि यूकैरियोटिक सेल का जो सेल साइकिल का टाइमिंग है वो 24 आवर है, जबकि ईस्ट का कितना है 90 मिनट। और अगर ई कोलाई होता, क्या होता, ई कोलाई, तो इसका होता आपको 20 मिनट। तो अलग अलग सेल का जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन का जो टाइमिंग है वो अलग अलग होता है। देख लिए यहाँ पे एग्जांपल कि ह्यूमंस के अंदर यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन टाइमिंग क्या होता है 24 आवर, ईस्ट का कितना होता है 90 मिनट, जबकि ई कोलाई का कितना होता है 20 मिनट। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फेजेस ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल कितने फेज में कंप्लीट होते हैं। सेल साइकिल का फेज, अगर फेज की बात करें तो देखिए इसका 2 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है हम देखते हैं। एक तो होता है बच्चा इंटरफेज, कौन सा फेज, इंटरफेज, और दूसरा होता है माइटोटिक फेज या एम फेज। इंटरफेज या एम फेज, एम फेज, आया बात समझ में। तो सेल साइकिल का 2 फेज होता है, एक होता है आपका इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। बात समझ में आ गया। देखिए इंक्लूड्स 2 बेसिक फेज, इंटरफेज एंड एम फेज। अरे बिल्कुल बहुत आसान चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान चैप्टर है, बस समझते जाओ क्या क्या हो रहा है। देखिए अब अगर हम लोग डिमार्केशन करें तो देखिए यहां से लेके यहां तक, यानी कि G1 से स्टार्ट करके G2 तक हमारा क्या होता है, मात्र इंटरफेज होता है। G1 से लेके G2 तक इंटरफेज होता है, और ये जो बचा हुआ फेज है, ये जो बचा हुआ फेज है इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं। क्लियर है, बस इतना ही है कि G1 से लेके G1S और G2, G1S और G2 इंटरफेज होता है, और बाकी जो है वो एम फेज है। अब ये इंटरफेज क्या है, एम फेज क्या है, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंटरफेज, इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। रेस्टिंग मतलब क्या, सेल सोया हुआ है, बेड लगा के सोया हुआ है सेल, नहीं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, सेल डिवीजन, यानी कि इंटरफेज के दौरान सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, 1 से 2 नहीं बन रहा है, बट कि सेल डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। सेल का साइटोप्लाज्म में ग्रोथ हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब सारे काम हो रहे हैं ताकि सेल जाके डिवाइड करे, बट एक्चुअल में सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। देखिए फेजेस बिटवीन टू, फेजेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, बिल्कुल सही बात। देखिए एक बार एम फेज आएगा और दोबारा जब एम फेज आएगा तो उसके बीच को क्या बोलते हैं, इंटरफेज। एक बार एम फेज आएगा और दोबारा वापस से जब एम फेज आएगा तो उसके बीच के फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एकदम सही बात। इंक्लूड सेल ग्रोथ, डीएनए सिंथेसिस एंड लास्ट मोर देन 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। बात समझ में आया। ये जो हमारा इंटरफेज है ये G1, S और G2 तीनों को मिला के इंटरफेज बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, न्यूक्लियस का सिंथेसिस होता है, बट सेल का डिवीजन नहीं होता है। सेल का ग्रोथ, डीएनए का सिंथेसिस, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं होता है। वो कब होगा, एम फेज के दौरान होगा। 95% टाइमिंग जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन लेके बैठा हुआ है, इंटरफेज। यानी कि अगर 24 आवर था ह्यूमन सेल का डिवीजन टाइमिंग, उसमें से 23 घंटा जो है एक्चुअल में सेल डिवीजन नहीं होता है, मात्र 1 घंटा सेल डिवीजन होता है। बाकी का 23 घंटा क्या होगा, बाकी का 23 घंटा जो होगा वो सेल ग्रोथ करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल। चल पहला जो फेज है इसके अंदर 3 फेजेस होता है, देखिए लिख के दिया हुआ है 3 फेजेस। एक बार हम लोग देखते हैं, देख ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटरफेज, शायद नहीं दिख रहा आपको। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरफेज। इंटरफेज, तो इंटरफेज के अंदर 3 फेज होता है। क्या क्या होता है बच्चा, देख लेते हैं। G1, S और G2। अब फेज बाद में लगा दीजिए, फेज, फेज और फेज। तो इंटरफेज का 3 फेज होता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 मतलब गैप 1 फेज, S मतलब सिंथेसिस फेज और G2 मतलब गैप 2 फेज। बात समझ में आया। चल देखिए अब आइए गैप 1 फेज पे कि गैप 1 फेज क्या बोल रहा है। देखिए जो G1 फेज है, जो आपका G1 फेज है, G1 फेज फर्स्ट ग्रोथ फेज, पहला बार ग्रोथ फेज हो रहा है। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। बिल्कुल सही बात।
माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का फेज है, आप देख भी सकते हैं। यहां पे माइटोसिस हुआ है और यहां पे डीएनए, एस मतलब सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका सिंथेसिस? डीएनए का सिंथेसिस। तो डीएनए सिंथेसिस और माइटोसिस के बीच का फेज है, इसलिए इसको बोलते हैं कि फेज बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। मेन इवेंट्स क्या क्या होता है यहाँ पे? कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल, हमेशा लगातार जो है सेल जो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहा है, सेल बिकम मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है। उसके अलावा प्रिपेयर्स मैशनरी फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसाइज आरएनए एंड प्रोटीन। बात समझ में आया? तो जीवन फेज चूंकि सिंथेसिस फेज से पहले है, तो डीएनए सिंथेसिस के लिए जो जो चीज रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा, कहां पे सिंथेसाइज होगा? जीवन फेज में होगा। इसीलिए बोल रहा है कि जीवन फेज इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग मैशनरी फॉर क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। आया बात समझ में? चलिए अगला फेज है आपका G2 फेज। G2 फेज, जीवन के बाद G2 नहीं आता है, जीवन के बाद S आता है। अगर हम लिखे सबसे पहले आएगा G1, फिर S और फिर G2। G1, S और G2। तो G1 में तो देख लिए कि S में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो जो मैशनरी जरूरी है वो कहां बनेगा? G1 में बनेगा। वो कहां बनेगा? G1 में बनेगा। लेकिन S में क्या होगा? एस फेज में होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। बात समझ में आया? तो फिर G2 फेज में क्या होगा? G2 फेज में क्या होगा? देख रहे हैं आप, G2 किससे पहले है? G2 माइटोसिस से पहले है। तो सेल डिवीजन में जो जो रिक्वायरमेंट होगी, G1 किससे पहले था? S से। तो S में जो जो रिक्वायरमेंट है वो कहां बनेगा? G1 में। G2 किससे पहले है? G2 पहले है M से, माइटोसिस फेज से। तो माइटोसिस फेज में जो जो रिक्वायरमेंट होगी मैशनरी का, वो सारा कहां बनेगा? G2 में बनेगा। यहां पे देखते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज, सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यूज, सेल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। देख लिए, माइटोसिस होगा उसके लिए सेल यहां पे प्रिपेयर हो रहा है। आगे माइटोसिस, एम फेज में माइटोसिस होगा, उसके लिए सेल जो है प्रिपेयर हो रहा है कहां पे? G2 फेज में बैठ के प्रिपेयर हो रहा है। यानी कि जीवन में प्रिपरेशन करता है डीएनए सिंथेसिस का, इसमें जाके डीएनए सिंथेसिस करवाएगा, G2 में प्रिपरेशन करेगा माइटोसिस का, और एम में जाके माइटोसिस करवाएगा। बहुत सिंपल कि जीवन में प्रिपेयर करेगा एस फेज के लिए, एस फेज में क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस। G2 में क्या होगा? प्रिपेयर करेगा एम फेज के लिए, और एम फेज में क्या होगा? सेल का डिवीजन। आ गया बात समझ में? बिल्कुल। आगे बढ़ते, आगे देखिए एम फेज। अब आ गया आपका एम फेज, यानी कि सेल डिवीजन दो फेज में था, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज हम लोग पढ़ लिए, इंटरफेज 3 फेज में था, G1, S और G2। अब क्या बच गया? एस फेज। एक बार आप लोग को चार्ट बना के दे देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कुछ कंफ्यूजन ना रहे। देखिए बहुत सिंपल चार्ट बनाएंगे हम लोग। देखिए इधर पे, हाँ, क्या है? सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन। चलिए बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे। थ्योरी तो आपके लिए है, आप याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। इसको दो फेज में हम लोग डिवाइड करें, इंटरफेज, किसमें? इंटरफेज में और एम फेज में, इंटरफेज में और एम फेज में। आया बात समझ में? बिल्कुल। अब इंटरफेज फर्दर 3 फेज में डिवाइडेड था, आप लोग देखे थे, अभी देखे थे ना? G1, S और G2, G1, S और G2, G1, S और G2। जबकि एम फेज 2 टाइप का होता है। एम फेज होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेप है। क्या क्या? प्रोफेज। क्या है बचवा? प्रोफेज, मेटाफेज। तीसरा हो जाएगा एनाफेज, और चौथा हो जाएगा आपका टेलोफेज। अब हम सभी बच्चों से ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा को, जो भी बच्चा ये लेक्चर देख रहा है, उसको ये क्लियर हो गया कि सर सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। देख लीजिए तो सेल डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, इंटरफेज में और एम फेज में। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे सेल ग्रो कर रहा है फॉर द डिवीजन। एम फेज को एम फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड किए हैं, G1, S और G2।
एस में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा, G1 और G2 में प्रिपरेशन होगा, G1 में प्रिपरेशन होगा एस के लिए, G2 में प्रिपरेशन होगा एम के लिए। बिल्कुल सही बात। अब एम फेज को फर्दर दो फेज में डिवाइड किए हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दोनों चीज डिवाइड होगा तभी तो सेल डिवाइड होगा। बिल्कुल सही बात। अब कैरियोकाइनेसिस 4 फर्दर फेज में है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगा, मतलब कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बात समझ में आया? तो ये एकदम बेसिक सा था सेल साइकिल, एकदम बेसिक सा सेल साइकिल। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं सेल साइकिल में, इससे थोड़ा भी कुछ ज्यादा नहीं है सेल साइकिल में। बात समझे? इससे थोड़ा भी कुछ ज्यादा सेल साइकिल में है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूसेंट स्टेज। अब क्या होता है, कभी कभी अब मान लीजिए जितना भी सेल बना, जितना भी नया सेल बना, सबको तो डिवाइड नहीं करना है, सबको डिवाइड नहीं करना है। मान लीजिए जितना भी नया सेल बन रहा है सबको डिवाइड नहीं करना, जैसे कि हार्ट का सेल, न्यूरॉन्स का सेल, वो हमेशा डिवाइड नहीं होता है। तो वैसे सेल जिसको हमेशा डिवाइड नहीं करना है, वो एक बार डिवाइड करने के बाद सस्पेंडेड स्टेज में चला जाता है। किस स्टेज में चला जाता है? सस्पेंडेड स्टेज में चला जाता है, यानी कि ऐसे स्टेज में चला जाता है जहां पे फर्दर सेल डिवीजन नहीं होता है। वो तभी सेल डिवाइड करेगा अगेन जब उसको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जब उसको स्टिमुलेशन दिया जाएगा। मान लीजिए कुछ इंजरी हो गया तो आके डिवाइड करके भाई घाव को भर दे, ऐसा कंडीशन में वो मात्र डिवाइड करेगा, अन्यथा वो डिवाइड नहीं करेगा। तो वो जो सस्पेंडेड स्टेज है, वो जो रुका हुआ स्टेज है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूसेंट स्टेज। देखिए क्या बोलता है, द सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 exit G1 phase and enter an inactive stage called quiescent state, यानी कि G0 stage. Such cells remain metabolically active but do not proliferate. मतलब ऐसे सेल जिसको फर्दर डिवाइड नहीं करना है वो G1 को छोड़ के G0 में चले जाएंगे, और G0 को हम लोग क्यूसेंट स्टेज बोलते हैं, सस्पेंडेड स्टेज बोलते हैं। इसमें सेल मरा नहीं है, सेल जिंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बस वो क्या नहीं हो रहा, वो बस डिवाइड नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग माइटोसिस पे, यानी एम फेज पे आ गए। हम लोग इंटरफेस देख लिए, अब हम लोग आ गए हैं एम फेज पे। एम फेज में 2 फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्दर 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और साइटोकाइनेसिस आप लोग जानते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बिल्कुल एकदम मेमोरी बनना चाहिए, इस तरीके का फ्लो चार्ट बनना चाहिए चैप्टर का। एक एक चीज पेपर पे हम लिख दे, क्वेश्चन कहां से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आ सकता, तो मेमोरी बनना चाहिए पूरे चैप्टर्स का। चलिए देखते हैं सेल डिवीजन इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक और होता है आपका कौन सा सेल? गैमेट वाला सेल, ठीक है। एक तो आपका गैमेट सेल हो गया, दूसरा आपका सोमैटिक सेल हो गया, ठीक है। सोमैटिक सेल मतलब वो सेल जो हमारे गैमेट्स में इन्वॉल्व नहीं है। बात समझ में आया? तो जो गैमेट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, जैसे हाथ का सेल, पैर का सेल, मुंह का सेल, नाक का सेल, कान, ये सोमैटिक सेल है। बट हमारे गोनैड्स के सेल जो गैमेट बनाएंगे उसको सोमैटिक सेल नहीं बोलेंगे। तो माइटोसिस किसके अंदर होता है? सोमैटिक सेल के अंदर होता है, और डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है। known as equational division as the number of chromosome in the parent progeny cell is remain। बात समझ में आया? देख लीजिए, आप लोग प्लोइडी समझते होंगे। प्लोइडी का मतलब होता है कि कितना सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। हम लोग डिप्लॉइड हैं, कुछ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो प्लोइडी का मतलब क्या है? देखिए, अगर 2n है, किसी के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस उसमें हुआ तो क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ना तो बढ़ेगा ना कम होगा। अगर 2n था तो 2n ही रह जाएगा। इसको बोलते हैं कि प्लोइडी लेवल को मेंटेन रखा, और ये किसका काम है? माइटोसिस का काम है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशन कांस्टेंट रखता है, इसीलिए इसको बोल रहा है इक्वेशनल डिवीजन। आ गया होगा बात समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये इंटरफेज की बात हो रही है, प्रोफेज की बात हो रही है, प्रोमेटाफेज की बात हो रही है, मेटाफेज की बात हो रही है, एनाफेज की बात हो रही है, टेलोफेज की बात हो रही है कि कहां पे क्या क्या हुआ है। देखिए, ये इंटरफेज न्यूक्लियस है ना। इस समय आप देख सकते हैं कि सेल अच्छा से है, न्यूक्लियस भी है। जैसे ही प्रोफेज आता है, जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। बहुत से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारे डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। बात समझ में आया? सबसे पहले जैसे ही हम लोग जैसे ही माइटोसिस फेज में घुसेंगे, इंटरफेज को छोड़ के जैसे ही माइटोसिस फेज में इंटर करेंगे हम लोग, यानी कि सेल डिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने से पहले क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होने से पहले न्यूक्लियस में जो डीएनए है, जो क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में है, थ्रेड के फॉर्म में है, वो पहले कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेगा, फिर क्रोमोसोम डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और फिर जाके साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा।
तो सबसे पहला जो एम फेज होता है वो होता है प्रोफेज। तो जैसे ही प्रोफेज आया, आप देखिए ये जो क्रोमैटिन मटेरियल था, जो धागा था डीएनए का, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम का रूप लेना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मेटाफेज की तरफ आया, जैसे ही मेटाफेज की तरफ आया, ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया। जैसे ही मेटाफेज आया, पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है सेल के इक्वेटर पे, सेल के बीचों बीच आ गया। जैसे ही एनाफेज आया, जो क्रोमोसोम था वो सेपरेट कर गया। आपको पता है, हम लोग सेल डिवीजन में पढ़े हैं, सेल में पढ़े हैं, सेल डिवीजन में नहीं, कि इस तरीके का क्रोमोसोम होता है, इस तरीके का क्रोमोसोम होता है, और यहाँ सेंट्रोमियर। तो एनाफेज में क्या होता है, बीच से टूट जाता है, दोनों क्रोमोसोम दोनों क्रोमैटिड एक दूसरे से सेपरेट कर जाते हैं। ये कहाँ हो गया, एनाफेज में। और टेलोफेज में क्या हो गया, ये यहाँ से डिवाइड कर गया, ऊपर आधा न्यूक्लियस, नीचे आधा न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस भी 2 बन गया। अब क्या होगा, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, सेल भी आधा आधा में डिवाइड करके 2 नया सेल बन जाएगा। यही तो है हमारा माइटोसिस, यही तो है हमारा मेमफेज। कुछ भी नया नहीं है, एकदम सिंपल चीज है कि भैया पहले सेल का होगा ग्रोथ, और ग्रोथ कब होता है, इंटरफेज में, फिर होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, और फिर होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल, ऑल्सो अकर इन हैप्लॉइड सेल। यानी कि माइटोसिस जो है डिप्लॉयड और हैप्लॉइड दोनों में हो सकता है, लेकिन जनरली कहां देखा जाता है, डिप्लॉयड सेल में। माइटोसिस को कोई मतलब नहीं है ना, माइटोसिस हैप्लॉइड में करवाओगे तो हैप्लॉइड रह जाएगा, माइटोसिस डिप्लॉयड में करवाओगे तो डिप्लॉयड रह जाएगा। यानी माइटोसिस कहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है माइटोसिस को होने में। माइटोसिस अपने आप में होते रहेगा, डिप्लॉयड सेल हो या हैप्लॉइड सेल हो, लेकिन जनरली कहां देखा जाता है, डिप्लॉयड सेल के अंदर। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड मतलब 1 सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। चलिए बहुत बढ़िया। Some lower plants and some social insect. चलिए, it involves major recognition of all cell components. The karyokinesis of mitosis has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. हम लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले एम फेज में 2 फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का 4 स्टेप, प्रो, मेटा, एना, टेलो, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मियोसिस का पेज आ गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज, लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। बात समझ में आया? प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। माइटोसिस का सबसे बड़ा फेज जो है दैट इज प्रोफेज। अब प्रोफेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखिए, द टैंगल्ड क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस टू क्रोमोसोम, द न्यूक्लियस इज सीन अटैच टू द क्रोमोसोम एट द न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। यानी कि अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में जो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन है वो डिसैपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है वो डिसैपियर होना स्टार्ट हो जाता है। जो धागा था न्यूक्लियस के अंदर, जो डीएनए धागा के फॉर्म था, वो पहले सुलझेगा और सुलझ के कंडेंस होके क्रोमोसोम बनने की तरफ एक कदम ले लेता है। तो आपको याद रखना है कि प्रोफेज के क्या क्या होता है। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैपियर होता है, और पहले अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैपियर होता है, और जो टैंगल उलझा हुआ क्रोमैटिन फाइबर था वो सुलझना स्टार्ट हो जाता है। आ गया होगा बात समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेट प्रोफेज, यानी कि पहला ही था प्रोफेज, लेकिन उसको 2 फर्दर भाग में डिवाइड कर दिया गया, अर्ली और लेट। चलिए, ईच क्रोमोसोम, क्या बोल रहा है, ईच क्रोमोसोम, एक सेकेंड, each chromosome splits into 2 chromatids attached together at the centromere. Condensation of chromosomes continues. ऊपर वाला लाइन गलत लिखा गया है कि each chromosome splits into 2 chromatids, गलत बात है, ये चीजें नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बच्चा, सॉरी, इसके लिए सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यानी हरे जो लेट प्रोफेज में है, ये जो कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, लेट प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन जो स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू होके क्रोमोसोम एकदम टाइटली बनके तैयार हो जाएगा लेट प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसैपियर होना स्टार्ट हुआ था, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था। तो लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसैपियरेंस कंप्लीट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब के सब गायब हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में आपको क्या दिखेगा, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस नाम का कोई भी मानुस नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते, आगे देखिए। In animal cell, the centriole moves to opposite poles. They radiate out. Sorry, अरे यार ये पेन चल का है नहीं रहा है, एक सेकेंड। Radiates out astral ray, microtubular fibrils. Astral ray comes along with the centriole pair is called aster. The 2 aster move to the opposite poles and start a spindle fiber. अब ये जब प्रोफेज है,
इसी प्रोफेज में क्या होता है आप लोग को हम बताएंगे आगे चल के कि एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो अलग से होता है और प्लांट सेल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अलग टाइप से होता है। तो एनिमल सेल का जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो किसके थ्रू होता है, सेंट्रियोल के थ्रू होता है। ठीक, तो जैसे ही प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ उसी समय जो सेंट्रियोल था, जो सेंट्रियोल दो सेंट्रियोल था वो क्या हुआ, मान लीजिए ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे दो सेंट्रियोल था, दोनों सेंट्रियोल आपस में एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होगा, एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे हो जाएगा, ताकि जब न्यूक्लियस आएगा उसको पकड़ के खींच के तोड़ देगा। बात समझ में आया? जब मेटाफेज में न्यूक्लियस बीच में रहेगा, क्रोमोसोम को पकड़ के तोड़ने के लिए जो सेंट्रियोल है एक तो ऊपर के पोल पे चला जाएगा एक नीचे के पोल पे चला जाएगा। बात समझ में आया? बिल्कुल सही बात। चलिए आगे देखिए। द न्यूक्लियर इनवलप न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर। प्रोफेज में क्या क्या हुआ, लेट प्रोफेज में देखिए ये सारे चीज डिसअपियर हो गए। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इतने सारे चीज डिसअपियर हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन। बात समझ में आया? अब ये जो हम आपको बताए थे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां पहुंच गया, यहां से स्पिंडल फाइबर बनता है, यहां से स्पिंडल फाइबर बनता है और वो स्पिंडल फाइबर किस प्रोटीन से बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है। आया बात समझ में? बिल्कुल सही बात। चलिए आगे देखते हैं। अब आ गया मेटाफेज, प्रोफेज खत्म हो गया। तो प्रोफेज में क्या क्या हुआ, प्रोफेज को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए, अर्ली और लेट। अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ, जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होना स्टार्ट हुआ। उसके अलावा जो गोल्गी बॉडीज था, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो न्यूक्लियोलस था, वो सारे डिसअपियर होने स्टार्ट हुए। यानी कि चीजें स्टार्ट हुआ अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या हुआ, जो चीज स्टार्ट हुआ था अर्ली प्रोफेज में वो क्या हुआ, लेट प्रोफेज में जाके कंप्लीट हुआ। अब मेटाफेज में क्या होगा देखिए। द न्यूक्लियर इनवलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट। बात समझ में आया? तो जहां पे मेटाफेज खत्म होता है, जहां पे प्रोफेज खत्म होता है वहीं से मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट प्रोफेज में क्या हुआ था कि कंप्लीट कंडेंसेशन हो गया था, तो अर्ली मेटाफेज में भी वही सेम चीज बोल दिया है। हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म सेल। बिल्कुल सही बात। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहा तो कहां आ गया सारे के सारे क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म में आ गए। वही चीज बता रहा है आपको। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज क्या हुआ था अर्ली प्रोफेज में स्टार्ट हुआ था वही लेट प्रोफेज में कंप्लीट हुआ है और वही मेटाफेज का इनिशियल पॉइंट है। बिल्कुल सही बात। They can be observed under and studied easily under the microscope. They will have two sister chromatid. यानी मेटाफेज में जब आप क्रोमोसोम, अगर प्रोफेज से पहले अगर आप इंटरफेज में अगर क्रोमोसोम देखते तो न्यूक्लियस के अंदर इस टाइप से क्रोमोसोम होता है, इस तरीके से क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर होता है। लेकिन मेटाफेज में आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम दिखता है वो इस तरीके से दिखता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सेल को होना है डिवाइड। अगर इस तरीके से धागा रहता, डीएनए का धागा इस तरीके से उलझा हुआ रहता तो एक्चुअल सेल डिवीजन, इक्वल सेल डिवीजन नहीं होता। उसीलिए इक्वल सेल डिवीजन कराने के लिए पहले जो क्रोमैटिन फाइबर था वो कन्वर्ट हुआ क्रोमोसोम में। बात समझ में आया? क्रोमैटिन फाइबर दैट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज लिखा। Chromosomes comes to lie at the equator. The plane of the alignment of the chromosomes at metaphase is known as metaphasic plane. मेटाफेज में क्या होता है, अब क्रोमोसोम तो बन गया, सारे के सारे क्रोमोसोम बन गए। तो देखिए क्या होता है, अब सारे के सारे क्रोमोसोम बन गए तो सारे क्रोमोसोम यहाँ पे आके यहाँ पे आके अलाइन हो जाएंगे और इसी को क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट। इसी को बोलते हैं हम लोग मेटाफेज प्लेट। यानी कि सेल के बीचों बीच सारे के सारे क्रोमोसोम आके क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। आया बात समझ में? चल बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी में सारे फिगर दिए हुए हैं, देखिए यही हो रहा है। सारे के सारे क्रोमोसोम क्या हुए, एक लाइन पे क्या हो गया, एक लाइन पे आके असेंबल हो गया, एक लाइन पे आके असेंबल हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेटाफेज। देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, आप फिगर से देख सकते हैं। अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन जो था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसइंटीग्रेट होना है। आप देख रहे हैं टूटा टूटा दिख रहा होगा, हल्का हल्का सा टूटा हुआ दिख रहा होगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना स्टार्ट होता है। लेट प्रोफेज में देखिए, लेट प्रोफेज में लगभग टूट गया है।
अब ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अब मेटाफेज की तरफ आ रहा है। मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम बन के तैयार हो गया। यहाँ पे अभी क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा बना है, यहाँ पे पूरा बन के तैयार हो गया, और यहाँ पे तो एकदम बन के और बीच में मेटाफेज प्लेट पे ही आ गया। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक्चुअल क्लियर का डिवीजन नहीं है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है कि ऐसा ऐसा होता है इस फेज में। आए बात समझ में? बिल्कुल। चलिए, द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ पोल्स आर कनेक्टेड टू द क्रोमैटिड बाय देयर काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमियर। यानी आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि एक क्रोमोसोम का दो क्रोमैटिड है, एक ऊपर एक नीचे, और आपको पता है कि क्रोमोसोम, ये जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम, अगर हम बनाए यहां पे, आप देख सकते हैं, एक मिनट, आप देख सकते हैं कि ये रहा दो क्रोमैटिड, और दोनों क्रोमैटिड क्रोमोसोम का एक जगह पे जुड़ा हुआ होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे, जिसको हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। और सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या होता है बच्चों, काइनेटोकोर। क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। क्या होता है, एक बार तुम ही बता दे, एक बार तुम ही बता दे, क्या होता है? काइनेटोकोर होता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो, अरे यार देखो, ये रहा आपका क्रोमोसोम, ये रहा आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ, सेंट्रोमियर के दोनों तरफ क्या है? काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से आके क्या होता है? अटैच होता है फाइबर, अटैच होता है फाइबर, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो जो आपको फाइबर आके अटैच होते दिख रहा है क्रोमोसोम से, और क्रोमोसोम में कहाँ अटैच होता है? काइनेटोकोर से, और काइनेटोकोर कहाँ लगा हुआ है? सेंट्रोमियर पे, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। यही स्पिंडल फाइबर पकड़ के खींचता है तो दो क्रोमैटिड क्रोमोसोम का अलग हो जाता है, जो कि हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? एनाफेज के अंदर पढ़ेंगे। और ये रहा आपका एनाफेज। देखिए एनाफेज, एनाफेज के अंदर क्या क्या हो रहा है? इट इज द शॉर्टेस्ट फेज इन द माइटोसिस, सबसे छोटा फेज है माइटोसिस का। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमैटिड डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर क्रोमैटिड्स, दैट इज द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियर। बात समझ में आया? मान लीजिए ये रहा आपका क्रोमोसोम, ये रहा आपका क्रोमोसोम, है ना, ये रहा आपका क्रोमोसोम। अब यहां पे है क्रोमैटिड, यहां से स्पिंडल फाइबर, यहां से स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ेगा, एक को ऊपर कर देगा, एक को नीचे कर देगा। मतलब कैसे हो जाएगा? देखिए इस तरीके से तोड़ देगा। अब ये दो क्रोमैटिड में टूट गया। ये रहा एनाफेज, यही होता है एनाफेज कि सेंट्रोमियर से तोड़ देता है, सेंट्रोमियर से क्रोमैटिड को तोड़ देता है, अलग अलग कर देता है। वही चीज क्या है? एनाफेज है। देखिए तो एनाफेज में क्या होता है? एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, द क्रोमैटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द अपोजिट पोल। बात समझ में आया? अब आप देखे थे कि सेल में यहां पे भी होता है माइक्रोट्यूब्यूल, यहां पे भी होता है। अब यहां पे क्या हुआ है कि एक क्रोमैटिड यहां रहा, एक क्रोमैटिड यहां रहा, टूट गया, पहले तो टूट गया। अब धीरे धीरे जो ये जो स्पिंडल फाइबर था, धीरे धीरे इधर क्या होगा? शॉर्टना स्टार्ट, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिकुड़ते सिकुड़ते क्या होगा? ऊपर वाला क्रोमैटिड ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला क्रोमैटिड नीचे चला जाएगा। यानी कि एनाफेज के दौरान क्या क्या होता है? एनाफेज के दौरान सबसे पहले क्रोमैटिड सेपरेट होता है, और सेपरेट होके एक दूसरे से अपोजिट पोल पे चला जाता है। बात समझ में आया? ये था एनाफेज के दौरान की बातें। आगे चलते हैं, अब आएगा आपका टेलोफेज। टेलोफेज क्या है? रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। जो चीज प्रोफेज में हुआ है उसका जस्ट उल्टा कहां होगा? टेलोफेज के अंदर होगा। प्रोफेज में सबसे पहले क्या हुआ था? कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, यानी कि क्रोमैटिन फाइबर से क्या बना था? क्रोमोसोम। अब इसका उल्टा होगा, क्रोमोसोम से क्या बनेगा? क्रोमैटिन फाइबर, यानी गठीला स्ट्रक्चर से क्या होगा? धागा नुमा स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ था? डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, जबकि यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स होगा। बात समझ में? तभी तो न्यूक्लियस बनेगा। अभी तो न्यूक्लियस ही गायब हो गया सेल से, सेल न्यूक्लियस हटा दिए। सिर्फ हम लोग क्या खेल रहे थे? डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो वापस से डीएनए लाना, न्यूक्लियस लाना होगा कि नहीं लाना होगा? उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस और बाकी जितने भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी गायब हुए थे वापस से क्या होंगे? आ जाएंगे। देखिए क्रोमोसोम्स क्लस्टर अपोजिट पोल्स एंड अनकोइल इनटू क्रोमैटिन फाइबर। देखिए वापस से क्रोमोसोम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमैटिन फाइबर में। अगला चीज, न्यूक्लियर इन्वेलप्स असेंबल्स अराउंड द क्रोमैटिन फाइबर्स, thus two daughter nuclei are formed। बात समझ में आया कि जो चीज प्रोफेज में हुआ था जस्ट उसका रिवर्स कहां होगा? टेलोफेज के अंदर होगा। इसीलिए हम पहले ही लिख दिए हैं टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। टेलोफेज इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब क्या है? न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर रीअपियर, द स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर। बात समझ में आया? यानी कि जो
जो जो चीज आपको कहां हुआ था, जो जो चीजें आपका हुआ था प्रोफेज में, उसका जस्ट उल्टा कहां पे हो जाएगा, टेलोफेज में। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया। एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था वो अब कैसा बन गया, एक सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस होगा, ऐसा हो गया। तो अब क्या करना होगा, बीच से सेल को डिवाइड करना होगा ताकि अब 2 सेल भी बन जाए। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया सेल के अंदर। अब सेल को डिवाइड करना पड़ेगा बीचों बीच ताकि एक सेल से क्या बन जाए, 2 सेल बन जाए। अब एक सेकेंड हम आपका लेना चाहेंगे, क्या देखिए, पहला चीज कि सेल डिवीजन में क्या क्या था, एक था इंटरफेज, दूसरा था एम फेज। इंटरफेज में कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल बस ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, जबकि एम फेज में एक्चुअल में सेल डिवीजन होता है। बात समझ में आया। अगला चीज, इंटरफेज में 3 फेज होता है, G1, S और G2। G1 भी ग्रोथ फेज है, G2 भी ग्रोथ फेज है, जबकि S क्या है, सिंथेसिस फेज है। और सिंथेसिस किसका, डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब आते हैं हम लोग एम फेज पे, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। बात समझ में आया। एम फेज में क्या क्या होता है, देखिए, एम फेज को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 स्टेज है, पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा तुम्हारा एनाफेज और चौथा टेलोफेज, और दूसरा हो गया तुम्हारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल का डिवीजन, यानी पहले तो न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से सेल डिवीजन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, अब रिवीजन हो रहा है, ये रिवीजन कर रहे हैं आप लोग भी, रिवीजन कीजिए। पहला था प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोलस, ये सारे डिसअपियर होंगे। मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में जो क्रोमैटिन फाइबर था वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेगा, और क्रोमोसोम बनाने के बाद सारे के सारे एक इक्वेटर पे आ जाएंगे, सेल के बीचों बीच आ जाएंगे, जिसको हम लोग मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। और स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर से काइनेटोकोर से क्या जुड़ जाएगा। एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएंगे, क्रोमैटिन हट जाएगा एक दूसरे से और अपोजिट पोल पे चला जाएगा। और टेलोफेज क्या था, रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो ये हमारा खत्म होता है कैरियोकाइनेसिस। अब हम लोग आते हैं साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल साइटोप्लाज्म के डिवीजन। चलिए देखिए, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टू फॉर्म 2 डॉटर सेल, इट स्टार्ट्स व्हेन द टेलोफेज इज इन प्रोग्रेस। यानी कि न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अब क्या डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करना है। न्यूक्लियस डिवाइड करने से काम नहीं चलता है, अब डिवाइड करना है साइटोप्लाज्म, तभी जाके एक्चुअल में क्या होगा, साइटोप्लाज्म यानी सेल डिवीजन कंप्लीट। चलिए आगे, अब देखिए, हियर अ क्लीवेज फरो इज अपीयर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो साइटोकाइनेसिस होता है ना बचवा, वो 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एनिमल के अंदर अलग होता है, प्लांट के अंदर अलग होता है। एनिमल के अंदर साइटोकाइनेसिस अलग टाइप से होता है, प्लांट के अंदर साइटोकाइनेसिस अलग टाइप से होता है। देखते हैं कैसे कैसे किसमें होता है, एक सेकेंड। चलिए देखिए, अब देखिए, इट ग्रेजुअली डिपेंड्स एंड ज्वाइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू 2। ये किसकी बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है एनिमल सेल की। एनिमल सेल को डिवाइड कैसे करवाया जा रहा है, देखो ये था हमारा ओरिजिनल सेल। अब ये ओरिजिनल सेल में क्या होता है कि ये ओरिजिनल सेल में ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, ये अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। और क्या होगा, जाते 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 ये दोनों फरो मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो क्या होगा, अब ये ऊपर सेल बना गया और एक ये नीचे सेल बना गया। ये था हमारा सेल डिवीजन इन एनिमल्स। तो एनिमल में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इस तरीके से होता है कि पहले सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फरो बनना स्टार्ट हो, गड्ढा बनना स्टार्ट होता है, दोनों तरफ से गड्ढा जो है जाते 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 जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो ऊपर का सेल ऊपर, नीचे का सेल नीचे, यानी एक सेल जो है 2 सेल में कन्वर्ट हो गया। ये था क्या चीज, ये था एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म डिवीजन होने का तरीका। अब आगे देखते हैं प्लांट सेल में कैसे होता है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। कैसे होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट बना के होता है, सेल प्लेट बना के होता है। देखो कैसे होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल द वेसिकल्स फॉर्म फ्रॉम द गोल्गी बॉडीज एक्युमुलेट एट द इक्वेटर। बात समझ में आया। मान लीजिए ये हमारा प्लांट सेल। अब प्लांट सेल में आप सबको पता है, सभी बच्चे को पता है कि प्लांट सेल में क्या होता है,
प्लांट सेल में होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल तो एक्सटेंसिबल है नहीं, इलास्टिक है नहीं कि वो अंदर में घुस जाए, तो उसमें कैसे साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है? देखिए उसमें क्या होता है, सेल के बीचों बीच में वेसाइकल्स बन जाता है, सेल के बीचों बीच वेसाइकल्स बन जाता है। अब ये वेसाइकल्स क्या करता है, इस सेल के बीच में एक लेयर, खास मोटा लेयर बन जाता है और इसको फिर डिवाइड करके दो अलग अलग सेल बना देता है। आया बात समझ में? दो अलग अलग सेल बना देता है, एक तो ऊपर सेल हो गया और दूसरा नीचे सेल हो गया। तो दोनों में साइटोप्लाज्म ही डिवीजन हो रहा है, बट दोनों का साइटोप्लाज्म डिवीजन करने का तरीका जो है अलग अलग है। बात समझ में आया? दोनों का साइटोप्लाज्म डिवीजन करने का तरीका जो है अलग अलग है। आ गया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे देखिए। इट ग्रोस आउटवर्ड एंड मीट्स द लैटरल वॉल्स। बात समझिए। अब हम एक बार क्या करते हैं, प्लांट सेल बनाते, एक बार एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ होता है सेल डिवीजन, जबकि प्लांट सेल में कैसा होता है, ये अंदर से बाहर की तरफ मीट होता है। ये रहा आपका एनिमल सेल और ये रहा आपका प्लांट सेल। तो इसमें अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीपिटल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल। और बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। यानी एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो सेंट्रीपिटल डिवीजन होता है, जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल डिवीजन होता है। क्लियर है बात? एकदम क्लियर होना चाहिए अब तक, ठीक। दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सेल प्लेट। अभी जो हम पीछे बनाए थे ना, ये वेसाइकल्स फ्यूज करके जो ये स्ट्रक्चर बनाया है इसको सेल प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल प्लेट। इसी को बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। It separates the daughter cell. Later the cell plates becomes the middle lamella. यही सेल प्लेट क्या बन जाता है? मिडिल लैमेला। और यही बोलते हैं कि मिडिल लैमेला दो एनिमल्स, दो प्लांट सेल को ग्लू करके रखता है, जोड़ के रखता है। आया बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। फैक्ट, कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं। देखिए, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. As a result, multinucleate condition arises. Example, liquid endosperm in coconut. सुनिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ऑर्गेनेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब देखिए सेल डिवीजन हो रहा है तो सेल डिवीजन इक्वल होना चाहिए, हर एक चीज बराबर बराबर बटना चाहिए। न्यूक्लियस से लेके माइटोकॉन्ड्रिया से लेके क्लोरोप्लास्ट से लेके राइबोसोम, तो हर एक चीज इक्वल इक्वल बटना चाहिए, यही बोल रहा है। कुछ कुछ सेल में क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है बट साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए बट वो सेल डिवीजन नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज हो जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। आप जो पानी पीते हैं नारियल का, वो कैसे है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, लिक्विड एंडोस्पर्म है कोकोनट का, थ्रू द कैसे कैरियोकाइनेसिस होते गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। चलिए, डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड जर्म सेल दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल गैमेट्स अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब ये बात जो कर रही है, किसकी बात कर रही है? ये मियोटिक डिवीजन की बात हो रही है। मियोटिक डिवीजन क्या करता है कि 2n को, मियोटिक डिवीजन क्या करता है? 2n को कन्वर्ट कर देता है n में। ये क्या है? ये मियोसिस है। क्या है ये? मियोसिस। ये है मियोसिस। 2n से n हो जाता है, मियोसिस है ये। मियोसिस के थ्रू क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। तो मियोसिस के बारे में फैक्ट लिखा हुआ है। ये कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या किया जाता है? 2n से n, यानी कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है हम लोग देखेंगे, बिना किए हुए हम लोग का काम नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। इन्वॉल्व्स मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। चलिए आगे बढ़ते हैं, फालतू बातें। चलिए आगे देखिए। Meiosis 1 begins after replication of parental chromosome to form identical sister chromatids at S phase, leads to the haploid phase in the life cycle, sexually reproducing organism, fertilization, reset, diploid phase. आगे बढ़ते हैं, बताते हैं हम सब चीज आपको। Involves 2 cycles, that is meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये जो आपको फैक्ट लिख के बता रहा है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है। ये सारे किसके बारे में बताए जा रहे हैं? ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग इसको काटिए और यहाँ पे हेडिंग लिखिए मियोसिस। ये जो हेडिंग है यहाँ पे हेडिंग लिखिए मियोसिस। ये हेडिंग आ गया मियोसिस का। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, अब मियोसिस आ गया। माइटोसिस कंप्लीट हो गया, अब जो हेडिंग आया है हमारा वो मियोसिस का है। और मियोसिस का मतलब क्या होता है?
मियोसिस क्यों होता है और क्या होता है। माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनता है। माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल बनता है, जबकि मियोसिस के अंदर एक सेल से चार सेल बनता है। माइटोसिस क्यों होता है, नॉर्मल सेल को रिपेयर करने के लिए। अगर कोई सेल मान लो डैमेज हो गया तो उसको भरना है, घाव को भरना है, तो माइटोसिस के थ्रू बनेगा। लेकिन जब भी गैमेट बनाना है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जब भी गैमेट बनाना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन को हम लोग क्या कर सके, जनरेट कर सके, उस दौरान क्या होगा, मियोसिस होगा। क्योंकि मियोसिस से क्या होता है कि जो 2n वाला ऑर्गेनिज्म है यानी कि हैप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम नंबर आधा से घट जाएगा। बात समझ में आया। अब मियोसिस जो है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिवीजन ऑफ डिप्लॉइड जर्म सेल दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ फॉर्मिंग हैप्लॉइड डॉटर सेल दैट इज गैमेट, और दिस इज कॉल्ड मियोसिस। अकर्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बनाने के दौरान ही क्या होता है, मियोसिस होता है। हमेशा हमारे बॉडी में मियोसिस नहीं होता है, जहां जहां गैमेट फॉर्मेशन करना होता है वहां वहां हमारे बॉडी में क्या होता है, मियोसिस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स मीनिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम, मीनिंग नहीं मीटिंग। मियोसिस में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जो एक जैसा क्रोमोसोम है उसका मीटिंग करवाता है, उसके बीच में आदान प्रदान करवाता है जेनेटिक मटेरियल का। चलिए आगे देखिए। मियोसिस 1 बिगिंस आफ्टर रेप्लिकेशन। अब क्या होता है देखिए, जैसे कि माइटोसिस हुआ था, माइटोसिस कब हुआ था, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। बात समझ में आया। इंटरफेज के बाद ही माइटोसिस स्टार्ट हुआ था, यहां भी क्या होगा, इंटरफेज के बाद ही मियोसिस स्टार्ट होगा। बट यहां पे मियोसिस जो है वो एक बार में नहीं होगा, दो बार में होगा, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। बात समझ में आया। वहां पे बस एक बार माइटोसिस था, उसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज था। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पहले होगा इंटरफेज, पर फिर होगा मियोसिस 1, फिर होगा इंटरकाइनेसिस, और फिर होगा मियोसिस 2। देखिए कैसे होगा, देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखिए थोड़ा सा अलग कैसे है, थोड़ा सा अलग कैसे है। देखिए यहां पे क्या होगा, पहला इंटरफेज, पहला है इंटरफेज, दूसरा है आपका मियोसिस 1, मियोसिस 1। उसके बाद एक छोटा सा फेज आएगा इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, और उसके बाद जो फेज आएगा दैट इज मियोसिस 2, मियोसिस 2। आया बात समझ में। तो ये है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। अगर माइटोसिस होता तो क्या क्या होता बच्चा, अगर माइटोसिस होता, कंपेयर कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको याद रहे। माइटोसिस होता तो क्या क्या होता, माइटोसिस होता तो दो ही चीज होता, पहला इंटरफेज होता, माइटोसिस होता तो इंटरफेज होता, और दूसरा क्या होता, एम फेज होता, है ना। बट यहां पे थोड़ा अलग है। अब मियोसिस 1 जो है उसको भी 4 फेज में डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 फेज में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, सॉरी एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। सिमिलरली मियोसिस 2 को भी 4 फेज में डिवाइड करेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब आ रहा होगा धीरे धीरे आपको समझ में कि जैसे मियोसिस को डिवाइड कर रहे थे, जैसे माइटोसिस को डिवाइड कर रहे थे फर्दर 4 स्टेज में, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, वैसे ही हम लोग मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को भी डिवाइड करेंगे। मियोसिस 1 विल कैटेगराइज इनटू मियोसिस 1, सॉरी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। Similarly, meiosis 2 will be categorized into 4 category, that is prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2। और meiosis 1 और 2 के बीच में, meiosis 1 और 2 के बीच में एक छोटा शॉर्ट लिव्ड स्टेज होता है, that is known as interkinesis phase। बात समझ में आया। चलिए बिल्कुल सही बात। अब यहाँ पे चर्चा की बात यह है कि सर जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे तो उस समय सेल का डिवीजन तो एक ही बार हो रहा था, न्यूक्लियस का डिवीजन भी एक ही बार हो रहा था, और डीएनए का रेप्लिकेशन भी जो है एक ही बार हो रहा था। तो यहाँ पे क्या उससे कुछ अलग है या सेम चीज है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन और सेल का डिवीजन दो बार होता है। तभी तो माइटोसिस में एक सेल से मात्र 2 सेल बना था, जबकि मियोसिस में एक से कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो यहाँ पे चाहे वो सेल का डिवीजन हो चाहे न्यूक्लियस का डिवीजन हो, एक बार नहीं होगा बल्कि 2 बार होगा। लेकिन न्यूक्लियस का सिंथेसिस यानी डीएनए रेप्लिकेशन मात्र और मात्र ओनली एंड ओनली 1 टाइम। आया बात समझ में? क्लियर होगा, आपको डिफरेंस आना चाहिए समझ में कि माइटोसिस में डीएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन मात्र एक बार हुआ था, जबकि यहाँ पे सेल का डिवीजन और न्यूक्लियस का डिवीजन एक बार नहीं बल्कि 2 बार होगा। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन मात्र और मात्र एक बार होगा।
यानी डीएनए सिंथेसिस जो है एक बार होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस पहला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या आ रहे हैं, मियोसिस पे आ रहे हैं, है ना। अब मियोसिस 1 स्टार्ट किए हैं और मियोसिस 1 में भी फर्दर 4 स्टेज होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। अब जो मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 लेके आए हम लोग, उसको 4 फेज में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? अब प्रोफेज 1 फर्दर 5 फेज में डिवाइडेड है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा ये हटके है, माइटोसिस से थोड़ा सा हटके है ये। जैसे कि प्रोफेज 1 को फिर फर्दर 5 स्टेज में डिवाइड करेंगे हम लोग। पहला लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पेकाइटिन, चौथा डिप्लोटीन और पांचवा डायाकाइनेसिस। उम्मीद है अब आ गया होगा समझ में, है ना, कि ये कैसे डिफरेंस करता है, ये कैसे डिफरेंस बना के रखा हुआ है माइटोसिस से। अब तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए कोई दिक्कत है? एकदम मक्खन हो जाना चाहिए सेल और सेल बायोलॉजी, पूरा का सेल बायोलॉजी, क्योंकि बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। चलिए अब देखिए, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि इंक्लूड 5 फेजेस। प्रोफेज 1 जो है 5 फेज को इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, और वो 5 फेज आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब आपको क्या करना है कि ये चीज में याद रखना है कि हर एक फेज में क्या क्या हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला जो है लेप्टोटीन। अब लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? क्रोमैटिन फाइबर बिकम्स लॉन्ग स्लेंडर क्रोमोसोम न्यूक्लियस इनलार्ज। यानी लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, जो क्रोमैटिन फाइबर उलझा हुआ रहता है न्यूक्लियस के अंदर, वो सुलझना स्टार्ट होगा और सुलझ के एक सीधा धागा बन के तैयार होगा, दैट इज कॉल्ड एज लेप्टोटीन। जाइगोटीन में क्या होगा? देखिए, क्रोमोसोम्स बिकम्स मोर कंडेंस, ओके, सिमिलर क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर सिनेप्सिस विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि प्रोफेज 1 का जो पहला स्टेज था लेप्टोटीन में उलझा हुआ क्रोमैटिन फाइबर सुलझेगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बन के तैयार हुआ। जाइगोटीन में क्या होगा? जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस का मतलब होता है जिसका मॉर्फोलॉजी सेम है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम के साथ आएगा और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के कारण क्या बना देगा? सिनेप्सिस कर लेगा, यानी कि क्या कर लेगा? एक दूसरे से जुड़ जाएगा, पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग यानी कि सिनेप्सिस, पेयर में आ जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में आ जाएगा। अब पेकाइटिन, जाइगोटीन हो गया। जाइगोटीन के बाद देखिए क्या है, जाइगोटीन के बाद आपको दिखेगा पेकाइटिन। लेप्टोटीन में क्या हुआ? क्रोमोसोम बना। जाइगोटीन में क्या हो गया? क्रोमोसोम पेयर कर गया। पेकाइटिन में क्या होगा? ये जो पेयर हुआ था क्रोमोसोम के बीच में, एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा। बात समझ में आया? दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो जेनेटिक मटेरियल था वो एक्सचेंज होगा एक दूसरे में, तो ये था पेकाइटिन। अब देखिए, तो पेकाइटिन उसी को क्या बोलते हैं? कंपैरेटिवली लॉन्गर फेज bivalent chromosomes splits into similar chromatid. This stage is called as tetrad. During this recombination nodules appear at which crossing over occur. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन, एक क्रोमोसोम का मटेरियल दूसरे में, दूसरा का पहले में, इसी को रिकॉम्बिनेशन बोलिए या क्रॉसिंग ओवर बोलिए। Leads to genetic recombination on homologous chromosome, crossing over, exchange of genetic material between non-sister chromatids of two homologous chromosomes in presence of enzyme recombinase. Recombination is completed by the end of पेकाइटिन। बात समझ में आया? चलिए अब आपको हम समझा देते हैं कि बाइवैलेंट और टेट्राड क्या होता है। व्हाट इज बाइवैलेंट और व्हाट इज टेट्राड? हम लोग देखे थे कि सिनेप्सिस यानी कि पेयरिंग कहां पे होता है? पेयरिंग होता है जाइगोटीन में, यानी कि एक क्रोमोसोम तो ये रहा, ये रहा पहला क्रोमोसोम और ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, पहला क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? देखिए, इसके बीच में होगा पेयरिंग,
ये रहा आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स और इसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं सिनैप्सिस, सिनैप्सिस, इसको बोलते हैं सिनैप्सिस। आया बात समझ में? अब इसको बाइवैलेंट क्यों बोल रहे हैं? बाइवैलेंट, बाइवैलेंट क्यों बोल रहे हैं? बाइवैलेंट का मतलब दो क्रोमोसोम। आप देख सकते हैं कि बाइवैलेंट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे दो क्रोमोसोम है। बाइवैलेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे दो क्रोमोसोम है। और एक टर्म और आता है दैट इज टेट्राड। टेट्राड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए क्रोमैटिड कितना है इसके अंदर, क्रोमैटिड जो है 4 है इसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राड। बात समझ में आया? तो बाइवैलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना है जिसके कारण दो क्रोमोसोम अटैच हुआ है एक दूसरे से, उसमें दो क्रोमैटिड है, दैट इज व्हाई, सॉरी, दो क्रोमोसोम है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइवैलेंट, और 4 क्रोमैटिड है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्राड। अब आशा करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अबाउट दिस लेप्टोटीन, जाइगोटीन एंड पेकाइटिन। डिप्लोटीन में क्या होता है? अब ये जो डिसोल्यूशन कॉम्प्लेक्स बना, सॉरी, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था, कहां बना था? आप देख सकते हैं ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है दो बाइवैलेंट के बीच में, ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है उसका डिसोल्यूशन, ये डिसॉल्व हो जाता है, ये यहां से खत्म हो जाता है जिस स्टेज में, उस स्टेज को बोलते हैं डिप्लोटीन। आप देख सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स, द रिकॉम्बिनेशन मॉर्फोलॉजी, सॉरी, the recombination homologous chromosomes of the bivalent separate from each other except at the site of crossover. This X-shaped structure is known as chiasmata. अब भाई सुन, जब हम पेकाइटिन पढ़ते हैं, पेकाइटिन के दौरान क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यहां पे एक चीज और देख, अब ये है सिंगल क्रोमोसोम, ये है सिंगल क्रोमोसोम, तो इसका आपस में जो क्रोमैटिड है, ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड, इसको बोलते हैं हम लोग होमोलोगस, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड। जबकि इसका क्रोमैटिड और इसका क्रोमैटिड जब कंपेयर करेंगे तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान खोल के सुनो, सेम क्रोमोसोम के वाले, सेम क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड है, सेम क्रोमोसोम में दोनों क्रोमैटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। बट अगर होमोलोगस क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये और एक क्रोमोसोम ये, इसके आपस में कंपेयर की जाएगी क्रोमैटिड्स के बारे में, तो इसको बोलेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और रिकॉम्बिनेशन इसी के बीच में होता है। तो रिकॉम्बिनेशन जब इसके बीच में होता है ना, तो भाई ऐसा एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायस्माटा, कायस्माटा। तो डिप्लोटीन में पूरा का पूरा ये सेपरेट हो जाता है, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था, वो साइड बस एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना के छोड़ देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स शेप स्ट्रक्चर नोन एज कायस्माटा। यानी कायस्माटा वो प्लेस था जहां से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था ड्यूरिंग द फेज नोन एज पेकाइटिन। अब देखिए डायाकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज, डायाकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, बिल्कुल सही बात। तो ये जो डायाकाइनेसिस में एक्स लाइक कायस्माटा बचा था, उसका भी क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन। देखिए टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, जो कायस्माटा बच गया था डिप्लोटीन में, उसका भी खात्मा हो जाता है किसमें खात्मा हो जाता है? उसका भी डायाकाइनेसिस में। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड, द मेयोटिक स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम। बस इतना ही डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। इसके बाद जितने भी चीजें होते हैं वो माइटोसिस और मियोसिस का बिल्कुल और बिल्कुल सेम होता है। बात समझ में आया? तो प्रोफेज 1 जो है मियोसिस का, वो थोड़ा अलग होता है, बाकी इसके बाद जितने भी चीज थे सेम एज इट इज कैसा होगा? माइटोसिस के जैसा होगा। देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए मेटाफेज 1, स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, द क्रोमोसोम्स अलाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द स्पिंडल अटैच टू द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बात समझ में आया? तो जो चीज मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में हुआ था वही चीज यहां हुआ कि जो पेयर्ड क्रोमोसोम था वो कहां आ गया? मेटाफेजिक प्लेट पे आ गया। आया बात समझ में? चलिए एनाफेज 1 में क्या होगा? अब यहां पे एक चीज जानने वाली बात है कि एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में बच्चा क्रोमैटिड सेपरेशन नहीं होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। एनाफेज 2 में जाके क्या होगा? क्रोमैटिड सेपरेट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है
कि एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, जो 2 क्रोमोसोम आके जुड़ा था ना पास में, उसका सेपरेशन होता है, ना कि क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। आया बात समझ में? तो एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ना कि क्रोमैटिड का सेपरेशन होता है। देख लीजिए एक बार यहां पे भी, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, बात समझ में आया, while sister chromatid remain associated at the centromere। यही बात हम उस समय से बोल रहे थे, टेलोफेज 1 में क्या होगा, जैसा कि मेटाफेज के टेलोफेज में हुआ था। The nuclear membrane and nucleolus reappear and 2 haploid daughter nuclei are formed. This is called dyad of the cell. Cytokinesis में not occur। आया बात समझ में? तो सिर्फ प्रोफेज 1 जो है मियोसिस का वो डिफरेंट है, बाकी के बाकी सारे फेज कैसे होंगे, सिमिलर टू दैट ऑफ द मेटाफेज या माइटोसिस। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अब फिर से क्या आएगा बच्चों, अब आ गया प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 आ गया। अब देखो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1, मियोसिस था ना, मियोसिस का 2 पार्ट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मियोसिस 1 तो अलग है, बट मियोसिस 2, मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर है किसके, सिमिलर टू माइटोसिस। तो माइटोसिस अगर आपको आ गया तो मियोसिस 2 भी आपको आ गया। देखिए कैसे, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस और इंटरफेज 1। ठीक, द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ न्यूक्लियाई। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाफेज 2 में क्या होगा, अब जो सेपरेट हुआ था, अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुआ था वो फिर से कहां आ जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा। देखिए, the chromosomes align at the equator and the microtubule from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochore of sister chromatid। पहले था एनाफेज 1 में किसके क्रोमैटिड, होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम था, जबकि एनाफेज 2 में क्या था, सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम। आगे देखिए, अब आएगा एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यही चीज याद रखना है, यहीं पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनाफेज 1 में किसका सेपरेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। एनाफेज 2 में किसका सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमैटिड का। देखिए, इट बिगिंस विद द सिमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम व्हिच हैज होल्डिंग सिस्टर क्रोमैटिड टुगेदर, thus they move towards opposite pole। यानी एनाफेज 1 में सेपरेट होगा कौन, होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 2 में कौन सेपरेट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड। बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे देखते हैं। टेलोफेज 2, वापस से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, वापस से क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, गोल्गी बॉडी आ जाएगा, ये सारे चीज हो जाएंगे। तो अब आप एक चीज देखिए, ये रहा आपका सेल, ये क्या है, सेल। ये सेल पे हुआ मियोसिस 1, ये सेल पे हुआ मियोसिस 1, यहां से कितना सेल बना, 2 सेल। बात समझ में आया? अगर ये सेल 2n था, अगर ये सेल 2n था तो यहां से क्या बनेगा, ये बन जाएगा n और ये बन जाएगा n, और ये 2 सेल बना, इसीलिए इसको डायाड बोलते हैं। अब यहां से होगा मियोसिस 2, अब यहां से होगा मियोसिस 2 और बन जाएगा क्या, 4 सेल, n n n और n। तो आप देख सकते हैं मियोसिस 1 में 2n से बन गया n, मियोसिस 1 में देखिए, इसको फिर से बनाओ, ये था 2n। मियोसिस 1 में एक सेल से 2 सेल बना, लेकिन न्यूक्लियस डिप्लॉयड लेवल आधा हो गया, 2n से n हो गया। लेकिन जब मियोसिस 2 किया तो n का n ही रह गया, यानी कि मियोसिस 2 इज जस्ट सिमिलर टू माइटोसिस। बस मियोसिस 1 क्या है, क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। बल्कि मियोसिस 2 इज similar to the mitosis and mitosis was equational division, so meiosis 2 was also equational division। अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, the 2 group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope, cytokinesis flow resulting in the formation of tetrad of cell। tetrad क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बना। देखिए, आपको एक लाइन में हम समझा दिए यहां पर कि 4 सेल कैसे बना। मियोसिस 1 से 2 सेल बनेगा, इसको डायाड बोलेंगे। मियोसिस 2 से 4 सेल बनेगा, इसको टेट्राड बोलेंगे। टेट्राड मतलब 4, डायाड मतलब 2। तो ये समरी है, इसको बस याद रखिए, बस इसको याद रखिए, टोटल याद हो जाएगा।
और ये भी याद रखिएगा, मियोसिस 1 होगा तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा, मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। बात समझ में आया? बिल्कुल एकदम इजी। चलिए आगे देखते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस क्यों होता है और मियोसिस क्यों होता है? देखिए, प्रोड्यूस डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जीनोम। अब चूंकि माइटोसिस में क्या होता है, देखिए, अगर ये 2n था तो 2 सेल बनेगा, 2 सेल बनेगा और दोनों का दोनों कैसा रहेगा? 2n रहेगा। ये था माइटोसिस। और ये दोनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। ये क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। जब कोई भी चीज मिलावट नहीं करोगे तो सिमिलर चीज ही मिलेगा, अगर मिलावट करोगे तो अलग मिलेगा। तो माइटोसिस में ना तो रिकॉम्बिनेशन होता है ना ही डिफरेंस मिलेगा, और मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए जो है सिमिलैरिटी नहीं मिलता है। आगे देखिए, हेल्प्स इन सेल रिपेयर। किसके लिए? सेल का रिपेयर। मान लीजिए आपको कोई कट लग गया, आपको कोई इंजरी आ गया, या कहीं पे कोई चीज सेल का ग्रोथ चाहिए, तो उसको रिपेयर करने के लिए, सेल का नंबर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? सेल माइटोसिस। रिप्लेसमेंट, कोई सेल मर गया है उसको रिप्लेस करके नया सेल बनाना है तो माइटोसिस चाहिए। एग्जाम्पल, सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ द गट एंड ब्लड सेल्स। आपको पता है कि आरबीसी हर एक 120 दिन में क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है, तो नया आरबीसी का फॉर्मेशन होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो स्किन है वो लगातार क्या होते रहता है? कास्ट ऑफ एंड फॉर्मेशन। तो ये सब जगह पे जहां लगातार नया सेल का जरूरत है, वहां कैसे भरपाई किया जाएगा? थ्रू द माइटोसिस। आया बात समझ में? हेल्प्स टू रिटेन द सेम क्रोमोसोम नंबर इन ऑल सोमैटिक सेल। माइटोसिस क्या करता है कि सारे सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम नंबर को सेम रखता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे देखते हैं, हेल्प्स इन द बॉडी ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, आप यूनिसेलुलर थे, आप मल्टी सेलुलर बन गए, किसके वजह से? माइटोसिस के वजह से। माइटोसिस इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। अगर माइटोसिस नहीं होता, प्लांट हमेशा कैसे ग्रो करते रहता है? क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट के पास, जिसमें लगातार क्या होते रहता है? सेल डिवीजन होते रहता है, जिसकी वजह से प्लांट का ग्रोथ हो जाता है। किसमें? प्लांट के अंदर। तो ये था, प्लांट का जो लगातार ग्रोथ है वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस के कारण रिस्पॉन्सिबल है। रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब ड्यू टू द सेल ग्रोथ। अब देखिए, ये रहा हमारा सेल और ये रहा हमारा न्यूक्लियस। तो जब सेल ग्रो करता है ना, तो साइटोप्लाज्म का, इनिशियली जब सेल छोटा होता है तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही सेल ग्रो करेगा तो न्यूक्लियस तो सेम साइज का है, बट साइटोप्लाज्म का कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है डिस्टर्ब हो जा रहा है, जिसके वजह से सेल डिवीजन करना पड़ता है। तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट इज नोन एज कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है गड़बड़ होगा तो सेल का डिवीजन होगा। अगर कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स मेंटेन रहेगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। चलिए आगे देखिए, मियोसिस क्यों होता है? कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज। बहुत छोटा सा लाइन लिखा है लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है। देखिए कैसे, अगर मियोसिस नहीं होता तो मान लीजिए ये होता मेल और अगर मियोसिस नहीं होता तो ये था मेल और ये थी फीमेल। मेल का आता 2n और फीमेल का आता 2n, और 2n और 2n कंबाइन करके क्या बनाता? जो बच्चा बनाता दैट इज 4n। तो आदमी का बच्चा क्या हो जाता? कुछ भी हो जाता। बात समझ में आया? बच्चा किसका पैदा हो जाता? आदमी जैसा पैदा ही नहीं होता। यानी कि मेल का 2n था, फीमेल का 2n था, और जो बच्चा जन्म लिया उसके अंदर कितना आया? क्रोमोसोम 4n। तो ये माइटोसिस के कारण होता है और ये गलत प्रोसेस है। अब मियोसिस क्या करता है? देखिए, मियोसिस क्यों जरूरी है हमारे अंदर? देखिए, ये रहा मेल और ये रही फीमेल। मेल के अंदर जो सोमैटिक सेल होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो 2n होता है। 2n से पहले गैमेट बनेगा n, और इसमें भी गैमेट बनेगा n। अब जाके ये गैमेट स्पर्म और ओवम जो है मीट करेगा और n प्लस n क्या बना देगा? 2n। तो अब देखिए, फादर मदर भी 2n और चाइल्ड भी 2n, तो क्या हो गया? क्रोमोसोम कंजर्व हो गया, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व हो गया, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व हो गया। तो मियोसिस ही ऐसा प्रोसेस है जो क्रोमोसोम नंबर जनरेशन दर जनरेशन क्या कर रहा है? कंजर्व करके रख रहा है। अगर मियोसिस नहीं होता तो कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कंजर्वेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, कंजर्वेशन ऑफ डिप्लॉइडी, हैप्लॉइडी जो है प्लॉइडी लेवल मेंटेन नहीं रहता। इसलिए क्या लिखा हुआ है? कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर इन ईच स्पीसीज। आया बात समझ में? आगे देखिए, कॉज जेनेटिक वेरिएशन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अगला चीज, ये क्या करवाता है? इवोल्यूशन में मदद करता है। कैसे?
अब आपको पता है कि लोअर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, अमीबा भी होता है, पैरामीशियम भी होता है और हायर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस भी होते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ वो कैसे हुआ? थ्रू द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन होता है जेनेटिक वेरिएशन के कारण। ये जो क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल दूसरों क्रोमोसोम में क्रॉस ओवर कर रहा था, यही जो है इन्वायरमेंट को कोप करने में मदद करता है। मान लीजिए आज से 100 साल पहले जो इन्वायरमेंट था वो अभी नहीं है। अभी जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। पहले का एवरेज टेम्परेचर होता था 25 डिग्री सेल्सियस, अभी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 35। तो पिछले एक सदी में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अगर हमारे अंदर वेरिएशन नहीं होता तो जो पूर्वज जो 25 डिग्री सेल्सियस झेलते थे वो आज 35 डिग्री सेल्सियस झेलने आते तो उनका वहीं पे प्राण निकल जाता। तो आज से 100 साल पहले जो हमारे पूर्वज रहे होंगे और आज हम जो 100 साल बाद है उसमें ये वेरिएशन तो जरूर आया है कि ज़्यादा टेम्परेचर को झेलने की क्षमता हमारे अंदर आई है। तो ये कैसे डेवलप होता है? दिस इज थ्रू द क्रॉसिंग ओवर इन द जेनेटिक मटेरियल और क्रॉसिंग ओवर इन द क्रोमोसोम दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्वाइव द नेचर, ताकि हम अपने जनरेशन को जनरेशन दर जनरेशन बढ़ा सके, उसके लिए इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। और यहीं पे क्या होता है? हमारा माइटोसिस, मियोसिस और सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वन शॉट में इससे भी प्यारा चैप्टर के साथ, इससे भी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ओके, गुड नाइट, हर हर महादेव।